नमस्कार दोस्तों, आपका सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस दिखे तो आप कैसे उसको रिमूव करोगे। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस क्यों आता है, क्या क्या रीजन होता है, सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस दिखते हैं तो उसको क्या इम्पैक्ट होता है। अब सिविल रिपोर्ट से सेटल स्टेटस को रिमूव करना चाहोगे तो उसके लिए आप सिविल में कंप्लेन कैसे करोगे, वो प्रोसेस भी मैं यहाँ पे दिखाएंगे। आपने सिविल में कंप्लेन भी किया है फिर भी सेटल स्टेटस रिमूव नहीं हुआ है तो उसके लिए आप क्या करोगे वो भी बताएंगे। आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई सेटल स्टेटस दिखा रहा है तो वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए। अब एक ट्यूटोरियल देख के आपका रिपोर्ट से सेटल स्टेटस रिमूव कर पाओगे। अब ये सेटलमेंट होता है क्या, यहाँ पे बोरोअर और लेंडर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जहां पे बोरोअर नेगोशिएशन करके जितना एक्चुअल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उससे कम पैसा देके लोन को क्लोज करते हैं। एक्चुअल में कोई कस्टमर लोन लेता है और उसकी ईएमआई टाइमली पेमेंट नहीं करता है, कंटिन्यूअसली ऐसा ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहा 3 महीने के लिए तो वो एनपीए स्टेटस में चला जाता है। उसके बाद भी वो कंटिन्यू पेमेंट नहीं करते हैं तो कुछ केसेस में बैंक उनको वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर देता है। अब ये क्रेडिट कार्ड का केस में 6 महीने के अंदर में बैंक ये ऑफर कर सकते हैं, पर्सनल लोन का केस में ये 1 साल के अंदर में ऐसा ऑफर कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली ऐसा पेमेंट नहीं होता है तो। मगर मॉर्गेज लोन का केस में सेटलमेंट ऑफर ऐसे बैंक नॉर्मली नहीं करते हैं और ज्यादा केसेस में ये सेटलमेंट ऑफर बैंक की तरफ से आता है। अब यहाँ पे कस्टमर डिस्काउंट लेके जो टोटल आउटस्टैंडिंग है कम पैसा देके वो लोन को पेमेंट करते हैं और क्लोज करते हैं तो सेटलमेंट हो जाता है। उसके बाद बैंक उन पर्टिकुलर अकाउंट में सिविल में सेटल स्टेटस भेज देते हैं। अब ये रिटर्न ऑफ के बाद आता है तो कुछ केसेस में आपको ये पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस जैसा स्टेटस भी देखने के लिए मिलेगा। मैंने कुछ पीएसयू लोन का केस में दिखा हूँ कि पीएसयू बैंक वहां पे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करने के बाद सिविल में रिटर्न ऑफ स्टेटस रख देते हैं। हाँ, लोन अकाउंट तो क्लोज दिखाता है मगर रिटर्न ऑफ स्टेटस रख देते हैं। कोई कस्टमर सेटल करते हैं तो उनका सिविल स्कोर में क्या इंपैक्ट होता है। देखिए सिविल स्कोर गिर जाता है यहाँ पे और आगे चल के उनका लोन लेने में दिक्कत आता है, लोन एलिजिबिलिटी आता ही नहीं हर बैंक में। इनमें एक मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ लोग कहते हैं कि सेटल स्टेटस 7 साल बाद अपने आप रिमूव हो जाता है मगर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक मिसकॉन्सेप्शन है क्योंकि यूएसए में इंडिया में जितना सारा क्रेडिट ब्यूरो ऑपरेट कर रहा है इसके अंदर में 3 क्रेडिट ब्यूरो सिविल, एक्सपीरियंस, इक्विफैक्स वो भी ऑपरेट करता है और यूएसए में ऐसा रूल्स है 7 साल या तो 10 साल बाद कोई बैंकरप्ट अकाउंट को क्रेडिट ब्यूरो उनका डेटाबेस से रिमूव कर सकते हैं मगर इंडिया में ऐसा कोई रूल्स अभी तक है नहीं। आपका केस में ऐसा हुआ है कि 7 साल बाद आपका सेटल स्टेटस अपने आप रिमूव हो चुका है आपका सिविल रिपोर्ट से तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग ऐसा बहुत सारा केस देखा हूँ जहाँ पे 8 साल बाद, 10 साल बाद, इवन 15 साल बाद किसी ने सेटल किया है तो रिमूव नहीं हो पाया है। वहां पे पेमेंट करने के बाद फर्दर पेमेंट करके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड किया है तभी जाके वो सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट से रिमूव हुआ है। कस्टमर हमेशा ये डिस्काउंट लेके पेमेंट करते हैं इस वजह से सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस दिखाता है, ऐसा नहीं है। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग हमेशा देखते हैं कुछ कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस है। जब हम लोग रिपोर्ट को अच्छे से एनालिसिस करते हैं, कस्टमर के साथ बात करते हैं तो पता चलता है कस्टमर वो लोन लिया ही नहीं है तो ये डेटा मिक्सिंग के कारण से होता है। अब डेटा मिक्सिंग क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लो यहाँ पे 2 कस्टमर है, कस्टमर ए, कस्टमर बी, दोनों का नेम सिमिलर है या तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस में सिमिलरिटी है जिस कारण से एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सड अप हो जाता है। कस्टमर ए का जितना सारा डेटा कस्टमर बी का रिपोर्ट में चला आता है, कस्टमर बी का जितना सारा डेटा है वो कस्टमर ए का रिपोर्ट में चला आता है। अब यहाँ पे कस्टमर ए जितना सारा लोन लिया है वो सारा टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है मगर कस्टमर बी एक लोन लिया है जो उन्होंने सेटल किया है। ये सेटल वाला लोन कस्टमर ए का रिपोर्ट में चला आता है डेटा मिक्सिंग के कारण से, इस वजह से कस्टमर का ए का रिपोर्ट में भी सेटल स्टेटस दिखता है जिस कारण से उनका सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है और आगे चल के उनको लोन भी नहीं मिलता है। दूसरा और एक कारण हो सकता है कभी कभी बैंक का जो स्टाफ है गलती से सेटल स्टेटस लिख देता है या तो ऐसा भी होता है कि पहले सेटल स्टेटस हुआ था बाद में जाके कस्टमर वहां पे पेमेंट करके उस लोन को स्टैंडर्ड किया फिर भी वहां पे अपडेट नहीं किया है, इस कारण से भी कभी कभी सेटल स्टेटस दिख जाता है काफी ज्यादा टाइम के लिए। तीसरा जो है वो मैं पहले ही बताया हूँ, कस्टमर डिस्काउंट लेके लोन को क्लोज कर रहा है तो उस केस में ये सेटल स्टेटस होता है, एक जेन्युइन केस है। तो तीनों केस के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आगे चल के बताएंगे। सबसे पहले ये जो पहला वाला मेथड है, पहला वाला केस है, इसको लेके डिस्कस करेंगे डिटेल में और प्रोसेस भी दिखाएंगे। अपनी सच में कोई लोन को पहले सेटल किया है डिस्काउंट लेके तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा सेटल स्टेटस को रिमूव करने के लिए। सबसे पहला काम है अब लेंडर को कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। कोई प्राइवेट बैंक हो, एनबीएफसी हो तो वहां पे आप ईमेल करके बता सकते हो कि आपका जो लोन था वो सेटल किए थे, अभी उसको स्टैंडर्ड करना चाहते हो फर्दर पेमेंट करके। तो वहां पे आउटस्टैंडिंग लेटर के लिए बताओगे तो लोग डिमांड लेटर भेज देगा कि कितना पैसा आपको पेमेंट करना होगा, आप पेमेंट करके उसको सही कर सकते हो। मगर पीएसयू बैंक का केस में ज्यादा टाइम में ब्रांच मैनेजर के पास जाके बात करना पड़ता है
और वहां पे भी प्रॉब्लम है। जहां तक ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि नहीं, आपका लोन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, उसमें मैं फिर से पेमेंट नहीं ले सकते हो उस अकाउंट में। ये बात सही है, मगर वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपके पास से पैसा कलेक्ट करने के लिए, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, आपका सेटल रिमूव हो या ना हो और बैंक का कलेक्शन हो या ना हो। इस केस में आपको क्या करना है, आप बैंक का जो हायर अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रहे तो वहां पे जाइए, या तो नजदीक रीजनल हेड ऑफिस रहे तो वहां पे जाके आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपने पहले सेटल कर दिए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस था, अभी उस अकाउंट को स्टैंडर्ड करना चाहते हो फर्दर पेमेंट करके। तो लोग फिर से ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आपको आउटस्टैंडिंग लेटर यानी कि डिमांड लेटर देने के लिए। वहां पे आपको डिमांड लेटर मिल जाएगा। उसके बाद उनका पूल अकाउंट यानी कि जनरल अकाउंट में पेमेंट करना है। अब हर जगह में ऐसे ही है, एक बार आपका लोन क्लोज हो चुका है, वो अकाउंट से पैसा फर्दर पेमेंट नहीं कर पाओगे, आपका पूल अकाउंट या तो जनरल अकाउंट में ही पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट करने के बाद जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए। अब देखिए, जब फर्स्ट टाइम आपने सेटल किए थे उस टाइम पे आपको एक क्लोजर लेटर मिला था, मगर वहां पे कॉम्प्रोमाइज सेटल ऐसा वर्ड मेंशन था। आपने यहाँ पे फर्दर पेमेंट करके अकाउंट को स्टैंडर्ड क्लोज करा है, तो आपका स्टैंडर्ड क्लोज हुआ है, इस टाइप का एक नो ड्यू सर्टिफिकेट लेटर लेना चाहिए। इसमें आगे आपको लोन मिलने में सुविधा रहेगा। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि बैंक जल्दी से स्टेटस रिज्यूम नहीं करते हैं, कभी कभी भूल जाता है, क्योंकि ये रेगुलर अकाउंट है नहीं, तो उस केस में आपको कंप्लेन करना पड़ता है। तो उस कंप्लेन करने के टाइम पे आप ये नो ड्यू सर्टिफिकेट दोगे तो सुविधा होता है सिविल रिपोर्ट से स्टेटस रिज्यूम करने में। आप कुछ बैंक का केस भी ऐसा हो सकता है, जहां तक प्राइवेट बैंक में जहाँ पे आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो, वहां पे हमेशा ये नो ड्यू सर्टिफिकेट अलग से देता नहीं है। वो लोग कहते हैं कि ईमेल के थ्रू हम लोग आपको बता दे रहे हैं और उसको आप नो ड्यू सर्टिफिकेट के हिसाब से ट्रीट कर सकते हो। देखिए, अभी आपने फर्दर पेमेंट कर दिया, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लिया है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब जरूर यहाँ पे सिविल में कंप्लेन कर दीजिए, डिस्प्यूट रेज कर दीजिए ऑनलाइन पे, क्योंकि सेटल लोन एक रेगुलर जैसा लोन नहीं है, यहाँ पे रेगुलरली अपडेट भी नहीं होता है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि आपने पेमेंट कर दिया है, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया, मगर सेटल स्टेटस सिविल से रिमूव नहीं हुआ है, काफी टाइम लग गया, रिमूव नहीं हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे जरूर आप कंप्लेन कीजिए। अब कंप्लेन इनिशियली दो तरीका से आप कर सकते हो। पहला है, आप सिविल पोर्टल में जाके लॉगिन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो। दूसरा ऑडिट मेथड भी है, सिविल पोर्टल में जाके आप कंप्लेन लिख सकते हो वहां पे फॉर्म फिलअप करके। अब ये वाला जो मेथड है, मैं ये वाला मेथड आप लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। यहाँ पे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, और ये जो कंप्लेन आप करते हो बैंक वेरिफिकेशन करने के लिए विद डॉक्यूमेंट्स बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो बैंक को भी लगता है कि नहीं, आपका लोन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, आपके पास नो ड्यू सर्टिफिकेट भी है, पेमेंट रिसीव भी है, तो बैंक जल्दी से सिविल को अपडेट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट civil.com पे। चलिए देखते हैं। यूआरएल में टाइप कीजिए civil.com। सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com, उसका होम पेज में मैंने चलाया हूँ। ऊपर में मेनू बार में देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट ऑप्शन है, इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके चलाइए, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, इसका बगल में क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स ऐसा एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे इस पेज में चले आओगे, जहाँ पे राइट टू आस्क, इसका बगल में क्लिक हियर और एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस पेज में चले आओगे, जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के नीचे 3 बटन आपको दिखेगा, कंज्यूमर, कमर्शियल, एमएफआई। यहाँ पे आप इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट के लिए कंप्लेन करना चाहते हो तो कंज्यूमर बटन में क्लिक करोगे। आपका कंपनी के रिपोर्ट में प्रॉब्लम है तो उस केस में आप कमर्शियल बटन में क्लिक करोगे। ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर के लिए दिखा रहा हूँ। इसके लिए कंज्यूमर में क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, 4 ऑप्शन चला आता है, डिस्प्यूट, माय सिविल रिलेटेड, जनरल इन्फॉर्मेशन, स्कोर रिलेटेड। देखिए, आपका सिविल रिपोर्ट में सेटल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव करने के लिए अकाउंट सेक्शन में आपको डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप डिस्प्यूट इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, बहुत सारा ऑप्शन चला आता है, इसके बीच में देखिए डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन, आपको एक बटन देखने के लिए मिलेगा, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए स्टिल नीड हेल्प, राइट टू आस्क बाय क्लिकिंग हियर, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, एक नया टैब ओपन हो जाता है, जहाँ पे ऐसा एक फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे न्यू एप्लीकेशन एक बटन दिखेगा, इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आपको पूरा फिलअप करना है। पहले कस्टमर नेम पूरा नाम डालिए, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है इस फॉर्मेट के हिसाब से आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। देखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि आप दूसरा कोई ईमेल आईडी दोगे जो लोन लेने के टाइम पे आपने दिए नहीं है, तो उसमें सिविल की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं भी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि लोन लेने के टाइम में जो मोबाइल नंबर आपने दिए थे और ईमेल आईडी दिए थे वही यहाँ पे दीजिए। अब मान लो लोन लेने के टाइम में जो ईमेल आईडी दिए थे वो अभी ऑपरेटिव नहीं है, तो उस केस में आपका नया जो ईमेल आईडी है वो पहले आप सिविल में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे कंप्लेन कीजिए, उसमें कम्युनिकेशन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे एड्रेस के लिए फॉर्म है, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए, मगर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए।
और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिखिए, क्योंकि लोन लेने के टाइम में आप हमेशा पैन कार्ड देते हो और पैन कार्ड नंबर सिविल का डेटाबेस में रहते हैं, तो इसमें एक ऑटो वेरिफिकेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देने का ऑप्शन है। आपका प्रॉब्लम के लिए पहले यहाँ पे आपने इस प्रोसेस फॉलो करके कंप्लेन किया है तो आपके पास एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आएगा जो कि 6 डिजिट का है, तो वो नंबर यहाँ पे डाल सकते हो दोबारा कंप्लेन करने के लिए। मगर मान लो आपने पहले कंप्लेन नहीं किया है तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, यहाँ पे आप नहीं भी डालोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट आईडी मैंने और एक मेथड के लिए बता रहे थे कि आप सिविल पोर्टल में जाके लॉगिन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो, तो मेथड फॉलो करके आपने डिस्प्यूट पहले डाल दिया है तो आपको एक डिस्प्यूट आईडी मिलेगा जो कि पी से शुरू होता है, और डिस्प्यूट आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हो, इसमें ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है। मगर नहीं रहे तो मत दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। डिस्क्राइब योर क्वेरी, जो भी आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे डिटेल में लिखिए। अब यहाँ पे 3000 कैरेक्टर तक लिख सकते हो, बहुत ही लंबे लेटर लिख सकते हो। इसको आप वर्ड फाइल में टाइप करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए। देखिए यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है, इस बटन में क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिए, जैसे कि रोड ड्यू सर्टिफिकेट, पेमेंट डीसी और आपका सिविल रिपोर्ट भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है अटैच कर दीजिए। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए यहाँ पे प्लस बटन में दबाइए। कुछ केसेस में आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की भी जरूरत पड़ते हैं, मगर ऐसे आप 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रहे तो आप एक ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर लीजिए, उसके बाद अटैच कर दीजिए। देखिए हमेशा मैं यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पे जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, मगर पीएनजी फॉर्मेट रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा और 5 MB से ज्यादा डॉक्यूमेंट आपको है फाइल साइज हो जाएगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं भी हो सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो उसको पहले ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे अटैच कीजिए। आरबीआई का एक गाइडलाइन है, अप्रैल 26, 2024 में इंप्लीमेंट हुआ है। अपने ये जो कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व नहीं होता है तो जितना दिन के लिए लेट होगा पर डे बेसिस में 100 रुपया करके पेनल्टी देना पड़ेगा सिविल को, और ये पैसा मिलेगा आपको। सिर्फ सिविल को देना पड़ेगा ऐसा नहीं है, इसके लिए बैंक को भी देना पड़ेगा। इसका जो कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क है इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना के रखा है मेरे यूट्यूब चैनल में, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिविल यहाँ पे पहले से आपका अकाउंट डिटेल्स ले लेता है। अब यहाँ पे आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आईडी नंबर लिखिए, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम ऑब्वियसली आपका नाम होगा, आईएफएससी कोड डालिए बैंक का, बैंक नेम, सेविंग्स करंट जो भी अकाउंट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिए, अकाउंट नंबर रिटाइप कीजिए, और जिस बैंक में ये प्रॉब्लम दिखा रहा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे कंट्रोल नंबर देने की जगह है, ये ऑप्शनल है, मगर फिर भी आपको बताएंगे कंट्रोल नंबर जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि जैसे आप कंप्लेन करते हो सिविल कभी कभी उस कंट्रोल नंबर से रिपोर्ट को रिट्रीव करके देखते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल नंबर यहाँ पे जरूर मेंशन कर दीजिए। अगर अकाउंट नंबर देना नहीं चाहते हो आप यहाँ पे यूपीआई आईडी भी आप डाल सकते हो, ये नया ऑप्शन लेके आया है सिविल ने। यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू में आप क्लिक करोगे तो ये वेरीफाई दिखाएगा, और यहाँ पे कंट्रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप चेक बॉक्स में टिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड देख रहे हो, कैप्चा कोड को यहाँ पे भर दीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। अब ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो सक्सेसफुल मैसेज भी चला आता है, साथ में सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चलाएगा जो कि 6 डिजिट का सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है, उसमें सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी चला आता है, और ये डिस्प्यूट 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सिविल में जैसे आप कंप्लेन कर रहे हो सेम टाइम में आप बैंक को भी एक कंप्लेन लेटर लिख दीजिए ईमेल के थ्रू, वहाँ पे पेमेंट डीसी और नो ड्यू सर्टिफिकेट भी अटैच कीजिए। देखिए जैसे आप सिविल में कंप्लेन करते हो, सिविल उस कंप्लेन को बैंक में डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देता है, मगर यहाँ पे आप अलग से और एक कंप्लेन लेटर भी भेज दोगे बैंक में तो बैंक के पास दो अलग अलग कंप्लेन लेटर चला जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो अलग से आप कंप्लेन लेटर भेज दोगे और पेमेंट डीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट वहाँ पे अटैच कर दोगे, तो बैंक को देख के पता चलेगा नहीं आपका लोन ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, स्टैंडर्ड क्लोज भी किया है और आपके पास नो ड्यू सर्टिफिकेट है, तो बैंक भी जल्दी से डेटा फॉरवर्ड कर देता है, स्टेटस सिविल से रिमूव करवा देता है। तो ये चीज जरूर कीजिए, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए मत भूलिए, क्योंकि पहले आपने सेटल किए थे, बैंक के पास वो रिपोर्टिंग है, और कभी कभी ये गलती हो जाता है बैंक रिपोर्ट को रिमूव नहीं करता है, तो जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट फिर से अटैच कीजिए और पेमेंट रिसीप्ट भी अटैच कर दीजिए कंप्लेन लेटर के साथ। मगर इतना कुछ करने के बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम 30 डेज के अंदर में सॉल्व नहीं होते हैं, तो उस केस में सिविल में आप नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेन कर सकते हो। और नोडल ऑफिसर को आप कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए भी मेरा एक ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में, उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो ट्यूटोरियल देखे आप नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेन कर सकते हो। मान लो नोडल ऑफिसर को भी आप कंप्लेन कर दिया, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है,
तो उस केस में आप जरूर आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कीजिए। अब आरबीआई ओम्बुड्समैन में सिविल के केस में कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल में है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए वीडियो ऐसे ही बहुत लंबे हो चुका है, तो मैं वो सारा प्रोसेस यहाँ पे डिटेल में नहीं दिखा सकता हूँ। मैंने वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे जाके आप जरूर देख लीजिए। बहुत ही आसान है, आप खुद ही कंप्लेन कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ आपका सिविल रिपोर्ट से सेटल स्टेटस कैसे रिमूव करोगे उसके बारे में आपको समझ में चला है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई सेटल स्टेटस है जो आप रिमूव करना चाहते हो मगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, या तो ये सारा प्रोसेस फॉलो करने में आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस केस में आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करके देगी, आपका स्कोर भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा ताकि आगे आपको आसानी से लोन मिल जाए। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसी नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मान लो वीडियो आप रात में देख रहे हो तो उस केस में अलग से आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आपका सिविल रिपोर्ट व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।